नमस्कार दोस्तों, जीके बाय अंकित जेठा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे इंडियन पॉलिटी का 20वां लेक्चर है। इसमें हम भारत की संसद यानी कि पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे। पार्लियामेंट के दोनों सदन लोकसभा व राज्यसभा के बारे में जानेंगे। इनमें से किन को निम्न सदन और किन को उच्च सदन के नाम से जाना जाता है उसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। हमारी ये जो संसद की क्लास है वो आपकी 2 भागों में कराई जाएगी। पहले भाग में तो हम लोकसभा राज्यसभा और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे। दूसरी क्लास में हम जो संसदीय जो समितियां होंगी, जो हमारी कार्यप्रणाली होगी, उसको हम जानेंगे। ठीक है, दूसरे क्लास में हम उन सब चीज़ों को कवर करेंगे। ठीक है, संसद की जो कार्यवाही है उसको देखेंगे अच्छी तरह से। ठीक है, किस तरीके से आपके विधेयक आते हैं उस तरीके की जो प्रक्रिया है उसको हम जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो संसद क्या है? तो संसद हमारी राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्यसभा से मिलकर बनती है। भारत की संसद आपसे पूछ ले कि संसद क्या है, तो संसद हमारी राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्यसभा जब तीनों मिलकर क्या करते हैं, संसद का निर्माण करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है ये। इसको केंद्रीय विधायिका के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, केंद्रीय विधायिका के नाम से जाना जाता है। भारत की संसद अनुच्छेद 79 यानी कि आर्टिकल 79 में जिक्र है कि भारत की संसद होगी। इसका जिक्र आपका अनुच्छेद 79 में है, यानी कि 79 में है। इसके अलावा जो इसके दोनों सदन हैं उनका जिक्र, सबसे जो लोकसभा है उसका जिक्र आपका अनुच्छेद 81 में है। 80 में आपका राज्यसभा का जिक्र है और आपका राष्ट्रपति का जिक्र आपका अनुच्छेद 52 में है, जिसको कि मैं करा चुका हूँ अलग से ही एक क्लास। लोकसभा को हमारा निम्न सदन के नाम से जाना जाता है और राज्यसभा को हमारा उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो उच्च क्या है, उच्च पहले आएगा, इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं। तो राज्यसभा कौन से आर्टिकल में है, तो 80। फिर उसके बाद में क्या आएगा, तो निम्न सभा आएगी यानी कि लोकसभा आएगी अनुच्छेद 81 में। इसके बाद हम बात करेंगे, एक नोट दिया गया है कि भारत के संविधान में संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है। तो आपको मैंने ये जब संविधान के स्रोत वाली क्लास कराई थी तो उसमें बताया था कि जो संसदीय प्रणाली है वो कहाँ से ली गई है, तो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है भारत में संसदीय प्रणाली। आगे हम बात करेंगे लोकसभा के बारे में, यानी कि लोकसभा के लिए व्यक्ति की क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए उसके बारे में, और इससे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण तथ्य जानते हैं। बात करते हैं तो मैंने आपको पहले ही बताया कि लोकसभा को निम्न सदन के नाम से जाना जाता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। ठीक है, कितना वर्ष होता है, 5 वर्ष। राज्यसभा का कितना होता है, तो 6 वर्ष होता है। इसको आप याद रखेंगे। और राज्यसभा को किस सदन के नाम से जाना जाता है, तो उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। इसके सदस्यों का निर्वाचन जनता के द्वारा किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, हम जो वोट डालते हैं, जो सांसद होते हैं लोकसभा के, उनके लिए वोट डालते हैं, उनको चुनकर हम संसद में भेजते हैं और वो अपना नेता चुनते हैं जिसको कि हम प्रधानमंत्री कहते हैं। ये पूरी एक प्रक्रिया है। तो ये क्या है, तो ये प्रत्यक्ष निर्वाचन है। ठीक है, प्रत्यक्ष निर्वाचन यानी कि हमारे द्वारा किसी व्यक्ति को चुना जाना क्या कहलाता है, तो प्रत्यक्ष निर्वाचन है। क्या राज्यसभा में भी ऐसा ही होता है, तो राज्यसभा में ऐसा नहीं होता। राज्यसभा में है अप्रत्यक्ष निर्वाचन। हम किसी व्यक्ति को चुनते हैं, मान लीजिए राज्यसभा में जो व्यक्ति पहुंचते हैं वो किसके द्वारा वोट किए जाते हैं, तो हम किसको चुनते हैं, मान लीजिए हमने विधायकों को चुना। अब बात कर लेते हैं हम जो राज्य विधानमंडल है उसकी, उसमें हम विधायकों के लिए वोट डालते हैं। वो सभी मिलकर किसके लिए, तो राज्यसभा सांसद को चुनते हैं। तो ये एक अप्रत्यक्ष निर्वाचन हो गया। आगे हम बात करेंगे, इसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं जिनकी नियुक्ति लोकसभा के सदस्य ही करते हैं। ठीक है, तो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो लोकसभा के सदस्य ही करते हैं। क्या राज्यसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यसभा के सदस्य करते हैं, तो नहीं। जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, यानी कि वो जो व्यक्ति राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पद की शपथ ग्रहण करेगा वो स्वतः ही राज्यसभा का सभापति बन जाएगा। इस बात को याद करेंगे, यानी कि राज्यसभा का अध्यक्ष बन जाएगा। अब मैं थोड़ा सा इसको कंपेयर करके इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ सके, अच्छे से आप याद कर सकें। आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट है राज्यसभा द्वारा राष्ट्रपति द्वारा बुलाए गए संयुक्त अधिवेशन 108 की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। आपने सुना होगा राष्ट्रपति के पास एक अधिकार है कि वो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुला सकता है। इस बैठक का जो जिक्र है वो अनुच्छेद 108 में दिया गया है और इस बैठक की जो अध्यक्षता करता है वो आपका लोकसभा का ही अध्यक्ष करता है। इस बात को याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे एक नोट है, 17 अप्रैल 1952 को प्रथम लोकसभा का गठन हुआ और गणेश वासुदेव मावलंकर इसके प्रथम अध्यक्ष बने। बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम से पूछा जा चुका है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन बने, तो गणेश वासुदेव मावलंकर आपके बने। बात करते हैं लोकसभा सदस्यों
सदस्य बनने के लिए जो योग्यता है उनके बारे में। योग्यता की बात करें तो पहली योग्यता है कि भारत का नागरिक होना चाहिए उस व्यक्ति को जो लोकसभा का सदस्य बनना चाहता है। दूसरी योग्यता है कि वो लाभ के पद पर ना हो, ठीक है, वो लाभ के पद पर ना हो, यानी कि सरकार के किसी भी निकाय से, किसी भी संगठन से वो किसी भी तरीके का वेतन या भत्ता ना प्राप्त कर रहा हो, यह है आपका लाभ का पद। तीसरा आ जाता है उसकी आयु के बारे में, यानी कि उसकी जो आयु है न्यूनतम 25 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा में कितनी होती है? तो राज्यसभा में आपकी 30 वर्ष होती है। चलिए आगे हम बात करते हैं लोकसभा की सीटों के बंटवारे के बारे में। लोकसभा में आपकी जो अधिकतम सीटें हैं वो 550 हैं। आपसे पूछ लेगा एग्जाम्स में कि लोकसभा में अधिकतम सीटें कितनी हैं, तो 550 है। इसमें से राज्यों से आपकी 530 ली गई हैं। राज्यों से आपकी 530 सीटें ली गई हैं, और इसके अलावा आपके केंद्र शासित प्रदेश से आपकी 20 सीटें ली गई हैं। तो आपसे पूछ लेगा कि जो अधिकतम सीटें कितनी हैं? 550 हैं, 530 राज्यों से और 20 आपके केंद्र शासित प्रदेशों में। लेकिन वर्तमान में जो सीटें हैं वो आपकी 543 हैं। अब ये कम कैसे हो गई? अब आपके दिमाग में थोड़ा सा सवाल आएगा कि भाई अभी 550 बता रहे थे, वर्तमान में 543 कैसे हो गई? तो राज्यों से तो आपकी 530 की 530 ही रहेंगी, लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों से आपकी घट जाती हैं 7, यानी कि 13 रह जाती हैं। इन दोनों को मिलाकर आपकी 543 सीटें लोकसभा में वर्तमान में हैं। तो ये 7 सीटें कहाँ गई? तो इसको मैं समझाता हूँ। हमारा जो जम्मू कश्मीर का ऊपर का जो भाग है, थोड़ा बहुत लद्दाख का जो थोड़ा बहुत भाग है, उस पर अन्य देशों द्वारा कब्जा किया हुआ है। लेकिन जब हम सीटों का जब आकलन करते हैं तो उनको गिना जाता है। जब सीटें का आकलन शुरुआत में किया गया था तो उनको गिना गया था। क्या वास्तविकता में वो हमारे कब्जे में है? तो वास्तविकता में वो जगह जो पीओके है, ठीक है, क्या हमारे कब्जे में है? तो नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि उस पर पाकिस्तान का कब्जा है। इधर चीन की साइड थोड़ा चीन ने कब्जा कर रखा है, तो उन सीटों से पर वास्तविक कब्जा नहीं है। तो क्या कहते हैं, वर्तमान में क्या वो उन सीटों पर चुनाव हो सकता है? तो नहीं होगा। इस तरीके से वो हमारी 7 सीटें कम हो जाती हैं। अगला है 2 आंग्ल भारतीय 104वें संविधान संशोधन 2020 द्वारा समाप्त कर दिया गया। यानी कि पहले 2 आंग्ल भारतीयों का चुनाव किया जाता था, चुने जाते थे 2 आंग्ल भारतीय, इनको 104वें संविधान संशोधन 2020 के द्वारा इनको समाप्त कर दिया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में पूछा जा चुका है और मेरे ख्याल से पूछ लिया भी गया होगा, क्योंकि है ही इतना इंपॉर्टेंट। इसके अलावा पहली लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को हुआ था, तथा पहली बार सभा की बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे हम बात करेंगे अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है? तो सदन में ये हमेशा आप ध्यान रखेंगे, इससे संबंधित हम पॉइंट देखते हैं। विपक्ष द्वारा लोकसभा में सरकार को हराने या कमजोर करने की उम्मीद में रखा जाता है। मान लीजिए आपने सरकार कब चुनी जाती है, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मान लीजिए आपके लोकसभा में 10 सदस्य हैं, ठीक है, 10 सदस्य हैं, तो हमेशा 50% से ज़्यादा जो वोट लाएगा वो सरकार बना पाएगा। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर 6 वोट लाया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, 10 सदस्य हैं, वो 6 वोट लाया, तो वो अपनी सरकार बना सकेगा, क्योंकि उसके पास क्या है, बहुमत है। और मान लीजिए दूसरी पार्टी, अब क्या हुआ कि वो दो व्यक्ति थे वो अन्य पार्टी में शामिल हो गए, तो अब उसके पास कितने रह गए? तो 4 रह गए। तो ऐसी स्थिति में जो विपक्ष पार्टी होगी वो क्या करेगी? वो कहेगी भाई अविश्वास प्रस्ताव लाने का उद्देश्य रखेगी कि भाई इस सरकार के पास विश्वास प्रस्ताव नहीं है, यानी कि विश्वास नहीं है, इसका बहुमत नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उसको वो विश्वास अपना साबित करे, बहुमत साबित करे। तो व्यक्ति को बहुमत साबित करने के लिए कहा जाता है, और बहुमत साबित अगर वो नहीं कर पाता है, मान लीजिए 6 की ज़रूरत है, 4 ही रह गए, तो ऐसी स्थिति में उसको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा प्रधानमंत्री को, और मंत्रिमंडल जो होगा वो समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अविश्वास प्रस्ताव एक सत्र में सिर्फ एक ही बार लाया जा सकता है। इस पॉइंट को याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक सदस्य लिखित में नोटिस देगा 50 सदस्यों के समर्थन के साथ। अब भाई अविश्वास प्रस्ताव ये थोड़ी नहीं है कि कोई हल्की चीज़ तो है नहीं कि कोई व्यक्ति कहे भाई हम अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको कम से कम 50 सदस्यों के हस्ताक्षर के साथ एक नोटिस देना होगा। इसे सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, आप इसको जानते होंगे, लोकसभा में ही इसको प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा में इसको प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। विश्वनाथ प्रताप सिंह 1989 से 1990 के बीच में पहले प्रधानमंत्री बने जिन्हें अविश्वास प्रस्ताव के कारण अपना पद छोड़ना पड़ा। इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, ये वैसे प्रधानमंत्री थे जो अपना बहुमत साबित नहीं कर पाए थे, और इसके चलते इन्हें अपने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा। नाम क्या है? विश्वनाथ प्रताप सिंह। आगे हम बात करेंगे राज्यसभा की। तो राज्यसभा की बात की जाए तो मैंने आपको बताया, राज्यसभा उच्च सदन या स्थायी सदन के नाम से जाना जाता है। उच्च और निम्न सदन किसको कहा जाता था? लोकसभा को कहा जाता था। राज्यसभा के सदस्यों की नियुक्ति राज्य विधानसभा के सदस्य द्वारा की जाती है, मैंने आपको बताया था। इनको अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुना जाता है।
प्रत्येक 2 वर्षों में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं और नए सदस्य आते हैं, अतः राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, इसीलिए राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है। आपने देखा होगा जब लोकसभा में उसका कार्यकाल पूरा हो जाता है तो भंग कर दी जाती है, यानी कि फिर से चुनाव होते हैं, फिर से एक नया नेता चुना जा सकता है क्या, लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं होता। वो अभी तक जब से उसका गठन हुआ है अभी तक वो भंग नहीं हुई है, ठीक है, लगातार चली जा रही है। उसकी प्रक्रिया क्या है, यानी कि वो प्रत्येक जो राज्यसभा के जो संसद का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष होता है। वो प्रत्येक 2 वर्षों में 1/3 सांसदों को हटाकर नए 1/3 सांसदों को चुनती है, यानी कि उनको मनोनीत करती है, यानी कि कुछ को मनोनीत किया जाता है, कुछ के लिए चुनाव होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव, तो उसके द्वारा वो चुने जाते हैं। तो इस तरीके से ये प्रक्रिया चलती रहती है लगातार। इससे क्या है कि ये पूरी तरह से लोकसभा की तरह समाप्त नहीं होती है, ठीक है। तो इसको स्थायी सदन इसलिए कहा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपसे पूछ लेगा कि कितने वर्षों में 1/3 सदस्यों का सेवा से निवृत्त किया जाता है, तो 2 वर्षों में। राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल की बात कर लें तो इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। वहीं लोकसभा का कितना था, सॉरी, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, लोकसभा का था 5 वर्ष। आगे हम बात करेंगे 3 अप्रैल 1952 को प्रथम लोकसभा का गठन हुआ। डॉक्टर एस राधाकृष्णन इसके प्रथम अध्यक्ष बने। मैंने आपको बताया था जो उपराष्ट्रपति होता है वो आपका राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो पहले उपराष्ट्रपति कौन बने थे, तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन आपके भारत के पहले प्रधानमंत्री बने, पहले राष्ट्रपति बने, और उसके तहत वो भारत के पदेन सभापति बने, किसके, तो राज्यसभा के। बात की जाए राज्यसभा सदस्यों की योग्यता की, तो सबसे पहली योग्यता है इसमें कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरी है वह लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, यानी कि उसको किसी भी संगठन या सरकारी निकाय द्वारा उसको वेतन ना मिल रहा हो या भत्ता ना मिल रहा हो। मैंने आपको पहले ही बताया, योग्यताएं सेम ही होती हैं। तीसरी है न्यूनतम आयु, इसकी कितनी है, आयु थोड़ी सी अलग है। न्यूनतम आयु रोज राज्यसभा के सदस्य की आपकी 30 वर्ष है, जबकि लोकसभा के सदस्यों की आपकी 25 वर्ष थी। आगे हम बात करेंगे अधिकतम संख्या के बारे में, किसकी, तो राज्यसभा की। तो इसमें अधिकतम संख्या आपकी 250 हो सकती है। वर्तमान में बात की जाए तो कितनी है, तो 245 है। वही स्थिति जो लोकसभा में थी उसमें 7 घट गए थे, तो यहाँ पर कितने घट गए, तो 5 घट गए। तो वही स्थिति है जो मैंने आपको वहाँ पर बताया। तो यहाँ पर राज्यों से आपके 229 सदस्य लिए जाते हैं, केंद्र शासित प्रदेश से आपके 4। तो टोटल कितने बैठते हैं, तो टोटल बैठते हैं आपके 233। और कुछ सदस्यों का मनोनयन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। वो किसी विशेष क्षेत्र से, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, और किसी स्पोर्ट यानी कि किसी खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन जो करते हैं, जो जानी मानी हस्ती होती है, उनको चुना जाता है, किसके द्वारा, तो राष्ट्रपति द्वारा। कितने व्यक्ति चुने जाते हैं, तो 12 व्यक्ति। इस तरीके से टोटल आपके वर्तमान में कितने सदस्य हैं, तो 245 हैं। तो राज्यसभा का गठन आपका 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। इसके साथ ही इसकी पहली जो बैठक हुई थी वो 13 मई 1952 को पहली बैठक हुई थी। आगे हम बात करेंगे लोकसभा में पद धारण करने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। मैंने आपको बताया, तो लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु आपकी 25 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा में कितनी होती है, तो राज्यसभा में आपकी 30 वर्ष होती है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पहले क्वेश्चन का सी ऑप्शन, यानी 25 वर्ष। और राज्यसभा में कितनी होती है, तो राज्यसभा में आपकी 30 वर्ष होती है। आगे हम बात करेंगे सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसमें प्रस्तुत किया जा सकता है। तो मैंने आपको बताया बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सिर्फ लोकसभा में किया जा सकता है। और पहले जो अविश्वास प्रस्ताव से इस्तीफा देने वाले जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह, ठीक है, 1989 से 90 के दशक में थे। अगला प्रश्न है लोकसभा का जनक किसे कहा जाता है, तो पहले अध्यक्ष, जो कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे, जीवी मावलंकर, ठीक है, उनको लोकसभा का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है भारतीय संसद के निचले सदन लोकसभा में कितने सदस्य हैं वर्तमान में। वर्तमान की बात की जाए तो कितनी हो सकती है, तो ये आपकी 545, इसको थोड़ा सा कर लेंगे, 545 माइनस 2 यानी कि 543, कितनी हो जाएगी, इसको सही कर लेंगे 543, क्योंकि 2 आंग्ल भारतीय थे, उनको आपको हटा दिया गया है, ठीक है, 104वें संविधान संशोधन 2020 के द्वारा। अगला प्रश्न है भारत के नए संसद भवन का डिज़ाइन किसने किया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विमल पटेल द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, विमल पटेल द्वारा। आपका जो नया संसद बनाया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में, तो उसका जो डिज़ाइन किसने तैयार किया था, विमल पटेल ने।
अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों के किसी भी सदन के सदस्यों की योग्यता निर्धारित की गई है। तो योग्यता किस में निर्धारित की गई है? तो अनुच्छेद 102 में आपके जो संसद के सदस्य हैं उनकी योग्यता का जो जिक्र है वो आपका अनुच्छेद 102 में किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, 105 अनुच्छेद किससे संबंधित है? तो जो आपका अनुच्छेद 105 है ये संसद के विशेष अधिकार यानी कि संसदीय विशेष अधिकार से संबंधित है आपका अनुच्छेद 105। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का अधिकतम कार्यकाल 6 वर्ष होता है। कितना होता है? 6 वर्ष होता है। ठीक है। वहीं लोकसभा के सदस्यों की बात कर लें तो वो होता है आपका 5 वर्ष। ठीक है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या आपकी 250 होती है। ठीक है। वहीं बात कर लें आपकी लोकसभा के सदस्यों की तो 550 है आपकी लोकसभा के सदस्यों की। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसको प्राप्त है? तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, संसद को। ठीक है। संसद एक ऐसा निकाय है जो कि भारत के संविधान में आपका संशोधन कर सकता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन बने थे? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। और मैंने आपको बताया जो उपराष्ट्रपति होता है वो स्वतः ही भारत का पहले सभापति होता है। तो यानी कि कौन थे पहले सभापति? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है, भारत में संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? तो मैंने आपको बताया सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत की जो संसदीय प्रणाली है वो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, भारत की संसद का संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? तो भारत की संसद का संविधान के अनुच्छेद 79 में उल्लेख किया गया है और 80 में किया गया है आपका राज्यसभा का और 81 में किया गया है आपका लोकसभा का। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर हमारी भारत की संसद से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो हमने लोकसभा और राज्यसभा को जाना, उससे संबंधित उनकी योग्यताओं को जाना। ठीक है। किस तरीके से किसको निम्न सदन कहा जाता है, किसको उच्च सदन कहा जाता है उसको जाना, और उससे संबंधित प्रीवियस ईयर जो आपकी एग्जाम्स थे उनमें आए हुए क्वेश्चंस को भी हमने देखा। ठीक है। तो आशा करते हैं आप सभी को हमारी क्लास अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो अपने चैनल जीके बाय अंकित एटा को सब्सक्राइब कीजिए। जीके बाय अंकित एटा को सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार दिखाइए। ठीक है। आप थोड़ा प्यार दिखाते रहेंगे तो मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, आप सपोर्ट करते हैं तो। और इसी के साथ मिलते हैं अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।